नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस द्वारा आयोजित आरओ 2023 में हुआ था और इसके प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, इससे पहले कि मैं पेपर डिस्कस करूं और पेपर में भी उत्तराखंड का सेक्शन में डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम के वेटेजेस का थोड़ा सा बता देता हूं कि किस सेक्शन से कितना वेटेज बनता है और क्यों उत्तराखंड का सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक उत्तराखंड का पहला, दूसरा जीएस का, तीसरा रीजनिंग का। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग के तो आपको डायरेक्ट पता है कितने प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न। ठीक है, अब देखिए जीएस और उत्तराखंड का सेक्शन कितने कितने नंबर का वेटेज रखता है। तो इसमें हमने गिने 44 प्रश्न जो हैं आपके उत्तराखंड के सेक्शन के। ठीक है, और आपके जीएस का जो सेक्शन है उसके बाकी कितने बचे आपके 56 प्रश्न, 56। इसमें भी करंट अफेयर्स का सेक्शन भी है। ठीक है, तो जीएस आपका करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है। उत्तराखंड में 44 प्रश्न तो हैं, साथ ही साथ इसमें भी कुछ करंट अफेयर्स का सेक्शन है। तो अगर आप 44 प्रश्नों में से अगर आप कम से कम 38 से 40 प्रश्न लेके आते हैं, ठीक है, और इन 50 प्रश्नों में से रीजनिंग के आप 45 प्लस जाते हैं, तब बचा आपका कितना 56 मार्क्स का प्रश्न पत्र। तो 40 यहाँ से माने और 45 आप रीजनिंग से मान लो, तो 95 प्रश्न तो आपके यहाँ ही बन जाते हैं। ठीक है, और तब बचा आपका जीएस का सेक्शन। इसमें से भी आपने कम से कम कितने लेके आने, 30 और लेके आने। तब आप पूरा शॉर्ट मानो कि आप मिनिमम आप 125 तक जा सकते हो, है ना। कट ऑफ भी इसकी पिछले बार 107 के अप्रॉक्स गई थी। तो आपने इतना स्कोर करना है तब जाके आप शॉर्ट मानोगे। इस लेवल का कंपटीशन अभी उत्तराखंड में चल रहा है, तो आपको मिनिमम 120 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, जो आपको सिलेक्शन करवा सकते हैं प्रीलिम्स में, फिर आप उसका मेंस देंगे। तो ये बड़ा एक ओवरव्यू था जिसमें हमें ये पता लगाना था कि कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं और आपको किस वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का। साइमल्टेनियसली आगे की जो वीडियो आएंगी उसमें आप जीएस भी देखेंगे और एक सेक्शन हमारा रीजनिंग का भी रहेगा, और ये सीरीज हम उत्तराखंड के आरओ के प्रीलिम्स तक चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ से प्रीलिम्स का पेपर क्या प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न अगर हमारा बनता है 25वां प्रश्न, ये आप देख रहे हैं, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया उस समय वी षणमुगम हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। ठीक है, अभी करंट में कौन है, इसके दो डेटा आपको याद रखने हैं। एक होता है आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, और एक होता है आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये दो पोस्टें होती हैं। अब इन पोस्टों में भी क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ये आपका जो पंचायत के इलेक्शन है ये, और प्लस जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है ना, इन दोनों सेक्शन को ये देखते हैं। जब बात होगी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तो लोकसभा का जो इलेक्शन, ठीक है, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसका इलेक्शन, यानी कि विधानसभा वाले इलेक्शन, इन दोनों की निगरानी ये करते हैं। तो ये अपॉइंट जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन स्टेट। ठीक है, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है ये अपॉइंट करे जाते हैं आपके किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अच्छा, अब देख लेते हैं हमारे राज्य में अभी कौन ये है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और कौन आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जब बात होगी स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तो ये है हमारे पास अभी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम। ठीक है, डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम।
और जब बात इसकी होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो डॉक्टर सुशील कुमार, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर। ये अभी हमारे राज्य में अपॉइंटमेंट होल्डर हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मैंने आपको बता दिया है, डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम। तो करंट में ये डेटा आप ध्यान रखेंगे, ये एक थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये प्रश्न है आपका 30वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न आपका कह रहा है, वर्तमान में उत्तराखंड में राज्य के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये समर्थ पोर्टल है, बड़ी न्यूज में रहता है ना। अभी न्यूज में ये भी आया था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की सीटें जो है वो खाली रह रही हैं। तो आपको ये याद रखना है, समर्थ पोर्टल, इसके माध्यम से ही आज के डेट में राज्य के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्रवेश होता है, ठीक है। अब आपका आ जाओ जरा नेक्स्ट उसमें देखते हैं उत्तराखंड के सेक्शन में कौन से हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38th क्वेश्चन ये वाला, लाखोटियार के शैल चित्र उत्तराखंड में किस जनपद से स्थित है। तो बेसिकली अगर आपने उत्तराखंड डीपली पढ़ा होगा तो आपने अवश्य ये पढ़ा होगा कि लाखोटियार कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। अच्छा, किस नदी के तट पर है, तो ये सुयाल नदी के तट पर है ना। अच्छा, क्या यहाँ पे कौन से चित्र देखे गए, तो नर्तकों के चित्र, सामूहिक नृत्य करते हुए लोग आपके देखे गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है इसमें, जो रंग यूज हुए कलर, लाल है, सफ़ेद है ना, ऐसे डिफरेंट टाइप के कलर इसमें यूज हुए। अच्छा, अभी तो ये काफ़ी धुमिल हो चुकी है। और इसका एक सबसे बेहतरीन फैक्ट इस OTR का ये है कि राज्य का अगर हम बोलें सर्वश्रेष्ठ शैल चित्र अगर किसी को बोले तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ शैल चित्र हमारा कौन सा है, लाखोटियार, ठीक है। अच्छा, लाखोटियार की खोज कब हुई, इसका ये भी पॉइंट देख लेते हैं। तो 1968 में, है ना, डॉक्टर MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी, इनके द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न हमारा हो गया। अच्छा, और देखते हैं इसके अलावा 39वां प्रश्न हमारा बनता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था। तो अब हम देखते हैं 39वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि रानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी, ठीक है, एक टाइप से ये इसका मतलब है। तो हमें क्या याद रखने, गढ़वाल के 4 राजा याद रखने हैं, इनका क्रम और इनकी जो संरक्षिका रही। इसको संरक्षिका का मतलब क्या है कि जब तक राजा अल्पवयस्क आयु में है तब तक उनका संरक्षण करके राजकाल जो संभालेंगी वो उनकी माताएं संभालती थी अधिकतर। और ऐसे गढ़वाल में टोटल 4 राजा हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वीपति शाह को, ठीक है, पृथ्वीपति शाह। तो इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन है, कर्णावती, ठीक है, कर्णावती कौन है, रानी कर्णावती वही रानी है जिन्होंने किसका, करणपुर जो शहर है देहरादून में, इसको बचाया था। और क्या क्या किया, नवादा जो देहरादून में स्थित है इसको देहरादून की राजधानी परिवर्तित करी थी, है ना, राजधानी। और क्या क्या कर्णावती ने, राजपुर नहर इसका भी निर्माण कराया, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे फैक्ट इसी वीडियो में हो जाए, वन शॉट में ही, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक बार देख लिया इसको फिर याद कर लोगे आप। तो इसको कैसे याद रखोगे, पृथ्वी के कर्ण बहुत सुंदर है, ठीक है, पृथ्वी के कर्ण। तो इससे आपको ये बेसिकली याद हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद हम कौन से राजा देखते हैं जिसका प्रश्न आया है। नहीं, एक फतेह शाह है, पहले इनको देख लेते हैं। फतेह क्रम से देखेंगे, फतेह शाह। अच्छा, फतेह की कौन है, रानी कटौची, है ना।
अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे आप? फतेह शाह कटोरे में आइसक्रीम खाते थे, कटोरे में आइसक्रीम, इनको बहुत पसंद थी आइसक्रीम, तो ये कटोरे में आइसक्रीम खाते। तो कटोरे से याद क्या करोगे? कटौची, ठीक है, कटौची आप ऐसे याद रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हो एक और राजा है हमारे, कीर्ति शाह, ठीक है। अब कीर्ति शाह ये बहुत धुरंधर थे, किसे चलाने में? गुलेल को, गुलेरिया, इनकी संरक्षिका। कैसे याद रखोगे? कीर्ति धुरंधर थे गुलेल चलाने में, ठीक है, तो यहां से गुलेल आप याद रख लोगे। अच्छा, लास्ट में कौन बचा? एक हमारे राजा होते हैं नरेंद्र शाह, ठीक है, नरेंद्र शाह। अच्छा, इनको कैसे याद रखोगे? ना से नरेंद्र, ना से नेपोलिया, तो रानी नेपोलिया इनकी संरक्षिका थी, ठीक है, ना से नरेलिया। इनसे एक फैक्ट और बन जाता है कि जब इनकी एक संरक्षण समिति बैठी थी, तो उसमें एक सेमियर करके सुना होगा आपने, सेमियर और म्योर, ये दो अधिकारी थे जो बाद में इनकी संरक्षण समिति में रहे थे, ठीक है। जब रानी नेपोलिया कुछ टाइम बाद इनका स्वास्थ्य ये बीमार हो गई थी, इसके बाद सेमियर और म्योर इनकी संरक्षण समिति के अध्यक्ष रहे थे। तो ये दो, इतने देखो एक ही प्रश्न से कितने फैक्ट निकल गए हैं, तो आपको यहीं पे याद रखना है, पृथ्वी के कर्ण, फतेह की कटौची, है ना, इससे याद करोगे। यहाँ है पृथ्वी के कर्ण, फतेह की कटौची, कीर्ति की गुलेल, नरेंद्र की नेपोलिया, ना से नरेंद्र, ना से नेपोलिया, कीर्ति से गुलेल, फतेह की कटौची और पृथ्वी के कर्ण। तो चलो, ये आपको यहाँ पर मैं मानता हूँ आपको आराम से यहीं पर याद हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40वां प्रश्न। तो 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? 40वां प्रश्न कह रहा है कि काठ गोदाम में निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो इसके सारे फैक्ट हम यहीं पे निकाल लेंगे। तो इसका आंसर है आपका जिया रानी, ठीक है। जिया रानी जो थी एक बहुत ही प्रसिद्ध रानी थी कुमाऊं की, जिसको कुमाऊं में न्याय की देवी बोलते हैं, न्याय की देवी, ठीक है। न्याय के देवता कौन है? कोलू महाराज जी, और यहाँ पे जिया रानी न्याय की देवी। अच्छा, जिया रानी क्यों फेमस है? जिया रानी ने जब राज्य में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने अपने पति के साम्राज्य को बचाने के लिए ये लड़ी थी और इन्होंने समाधि ली थी ये रानी बाग के पास में। तो आज भी इनको वहां पे रानी बाग में पूजा जाता है ना। कौन थी रानी जिया रानी कौन थी आपकी? कत्यूरी राजा थे एक, कौन? कत्यूरी राजा बीरमदेव, है ना, इनकी धर्मपत्नी थी। तो इन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने पति के राज्य को बचाने के लिए ये प्रयास किया था और ये समाधि इन्होंने ले ली थी यहाँ पे, और आज भी यहाँ पर इनकी समाधि को पूजा जाता है। ये काठगोदाम के पास रानी बाग की जगह पड़ती है, वहां पर स्थित है। अच्छा चलो, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। आजाद पंचायत, 41वां प्रश्न हम देख लेंगे। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से? ठीक है, आजाद पंचायत। तो आजाद पंचायत का अगर हम डेटा देखते हैं तो आजाद पंचायत किस लिए थी? आजाद नाम ही है उसका, आजाद। क्यों बनाएंगे इसको? आजाद पंचायत को इस वजह से बनाएंगे कि जितने भी लॉ हमारे टिहरी रियासत थी ना, टिहरी रियासत 1815 से लेके कब तक? 1949 तक, जब तक भारत में विलय नहीं हुई। तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वनों के लॉ बने थे, वनों के कानून। तो वनों के जो कानून बने, इनका विरोध यहाँ के स्थानीय जनता ने कहा। अच्छा, और आजाद पंचायत जो ये जन आंदोलन हुआ था, ये रवाई आंदोलन, इसी को कहा जाता है। अच्छा, रवाई कब बना टिहरी का पार्ट? ये सारे फैक्ट निकाल देंगे। 1824 में टिहरी रियासत में सम्मिलित हुआ था, है ना। इससे पहले पंजाब हिल स्टेट के अंतर्गत था। अच्छा, राज्य में शामिल।
अच्छा देखो, अब जो वनों के कानून क्या थे, वनों में कानून एक स्पेसिफिक रूल बनाए हुए थे राजा के द्वारा कि अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ क्या है जानवर है, जैसे इसमें 4 बकरियां है ना, एक गाय, एक भैंस है ना, ऐसे कुछ नियम थे, और एक भेड़, ऐसे कुछ नियम थे। अगर इतने हैं आपके पास तो आपको तो कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपको इससे ज़्यादा आपके पास एक भी जानवर होते हैं तो प्रति जानवर आपको कुछ पैसे, 56 पैसे का अप्रोक्स था या ऐसे कुछ था, ये देना पड़ता। तो ऐसे करके लोग रिवेलिएट हो गए थे कि हम क्यों दें ये, है ना, हम टैक्स क्यों दें। अच्छा, इसी इसी वन कानूनों में एक कानून और था कि जितनी भी विवाहिता महिलाएं थी, अगर वो जंगल से क्या ले रही हैं, विवाहित महिलाएं जंगल से अगर वो घास लेने जा रही हैं तो उनको प्रति वर्ष है ना 2 रुपए, और जो अविवाहित महिलाएं हैं, अविवाहित महिलाएं जो हैं, इनको कितना, इनको सालाना 1 रुपए टैक्स देना होता था। तो इस वजह से जो हमारे रवाई के लोग थे, ठीक है, जो रवाई में है वो रवाल्टा लोग, इन्होंने वहां पर रिवेलिएट कर दिया, मतलब ये विरोध ही हो गए टिहरी रियासत कि हम ये नहीं देंगे, और इन्होंने ये आज़ाद पंचायत घोषित कर दी। अच्छा, इसी का आप आफ्टर मैथ देखेंगे, मतलब इसका एक जो क्या बोलते हैं इसका, इस वन पंचायतों के बाद जो आज़ाद पंचायत बनी, इनका जो फाइनल रिजल्ट देखेंगे आप, तो एक बड़ी घटना इस रीजन में हुई। किस तारीख को, 30 मई 1930 को, जिसे उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। अच्छा, किसने करवाया था इसको, तो जनरल डायर, जैसे आपके कहाँ थे 1919 में हुए जो, कौन सा था कांड, 1919 का जो कांड था अमृतसर में हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें जैसे जनरल डायर की भूमिका थी, वैसे ही तिलाड़ी कांड जो हुआ था, इसमें चक्रधर जुयाल की एक क्या थी, चक्रधर जुयाल करके व्यक्ति थे, इनकी भूमिका थी, जिन्होंने क्या करा, डायरेक्ट गोली के आदेश, गोली मारने के आदेश दे दिए थे। और गोली के मारने के जो आदेश हुए, इसके बाद कई लोग कहते हैं कि अप्रोक्स 200 के करीबन लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें कुछ बचे थे, कुछ तो नदी में, यमुना जी में छलांग मार के मरे, कुछ वहां पे गोलियों से मरे, जो बचे थे, जो घायल थे, उनको ये जेल में लेके गए, और 17 के अप्रोक्स 15-17 लोग ये कहाँ मरे, जेल के दौरान। इस वजह से टिहरी में बहुत हड़कंप मच गया कि इतनी लोगों की शहादत हो गई। तो ये टिहरी राजशाही के विरोध में सबसे बड़ा कांड, जिसने बाद में राजशाही को मजबूर कर दिया कि वो भारत संघ में विलय हो। इसी का रिजल्ट था ना, बाद में यहाँ से लोग रिबेलिएट होने लगे थे, और बाद में आपने देखा होगा कि 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त 1949 को इन सभी आंदोलनों की वजह से, लास्ट जो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में, है ना, कीर्तिनगर आंदोलन, और फिर राज्य, टिहरी राज्य को भारत संघ में विलय कर दिया था, ठीक है। अब ये जो मैं आप ऐसे नोट बना रहा हूँ, तो आपने भी, आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि आप एक सारे के सारे मेमोरी में आप कह रहे हैं, ठीक है। तो यही हम इसको कोशिश करें, यही याद कर लें। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर 42, 42वां प्रश्न देखते हैं कि 42वें प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 42वां प्रश्न में अगर आप देखोगे तो 42वां प्रश्न कहता है कि टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, हुजूर दफ्तर कर दिया। तो ये प्रश्न, जो हुजूर दफ्तर न्यायालय का नाम बदला है, ये नरेंद्र शाह के टाइम पे बदला गया, ठीक है, नरेंद्र शाह के टाइम पे। नरेंद्र शाह के टाइम पे ही कौन कौन से कांड हुए, जो अभी हमने तुरंत पढ़ा था, कौन सा, तिलाड़ी कांड हुआ, तिलाड़ी कांड। और क्या पढ़ा हमने, श्रीदेव सुमन जी की शहादत 1944 में, 44 में, है ना, 25 जुलाई, सुना होगा आपने, 25 जुलाई 1944 में जब श्रीदेव सुमन जी की शहादत हुई, है ना। इनको भिलंगना नदी में इन्होंने किसमें डाल दिया, भिलंगना नदी में डाल दिया था। जब इनकी मौत हुई तो कहते हैं कि बोरे में इनको पैक किया और कहाँ डाल दिया, आपके
भिलंगना नदी में। तो इस वजह से राज्य की जनता बहुत भड़क गई थी, है ना। इससे पहले हम देखते हैं कि क्या सदैव सुमन जी ने प्रजामंडल ये इसकी स्थापना करी, हिमालयन संघ की स्थापना की, है ना, दिल्ली में। अच्छा, और क्या क्या, ये जो दो बड़ी घटनाएं थी नरेंद्र शाह के टाइम पे, एक तिलाड़ी कांड और एक सदैव सुमन जी की शहादत, इससे ही राजशाही को, मतलब राजशाही के विरुद्ध लोग भड़क गए थे। तो ये बड़ी दो घटनाएं थी। और कार्यकाल किसका था? नरेंद्र शाह का। यही नरेंद्र शाह जिन्होंने जो ये राज्य का मुख्य न्यायालय है इसको का नाम हुजूर दफ्तर कर दिया था। अच्छा, इनको और क्या क्या कहते हैं? गढ़वाल में अगर किसी राजा को शेरशाह सूरी कहा जाता है तो कौन है वो? नरेंद्र शाह, है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, काफ़ी सड़कें इन्होंने बनवाई थी। जैसे आप देखते हैं आज की डेट में जो टिहरी धनौल्टी मार्ग है ना, टिहरी धनौल्टी मार्ग, ये भी इन्होंने बसाया। और क्या देखते हैं आप? ऋषिकेश कीर्ति नगर मार्ग, ये इनकी देन है। अच्छा, नरेंद्र नगर से टिहरी, ये सब नरेंद्र नगर से टिहरी। राजा को गाड़ियों का बड़ा शौक था नरेंद्र शाह को, तो इस वजह से इन्होंने एक क्या करा, एक सड़कों का जाल बिछाया, बहुत बड़ा जाल। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या था आपका? नरेंद्र शाह ने ही मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था, है ना। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, 43 ये प्रश्न है और इसमें हम देखते हैं कि किसने क्या कहा था इसमें। कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कौन कहलाता है? ठीक है, अब देखते हैं इसमें सारे हम कमिश्नरों को देखते हैं। ट्रेल जी कब आए? अच्छा, अब मैं आपको कमिश्नर भी रटा देता हूँ। आपको 6 कमिश्नर याद रखने जो इम्पोर्टेंट हैं शुरुआत के, 1815 से लेके कब तक? 1884 तक, जब तक रैमजे साहब रहेंगे। अच्छा, तो इनको याद करने का क्रम कैसा है? आपने याद करना है एक GTGLBR, है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड सुना है आपने? उसी पे ये ट्रिक बनाई है, GTGLBR। इससे आपको शुरू के 6 कमिश्नर याद रहेंगे, क्योंकि ये 6 इंपॉर्टेंट कमिश्नर हैं शुरू के। इसके बाद जो जो मुख्य घटनाएं भारतवर्ष में भी हो रही हैं और इसके साइमल्टेनियसली वो अगर यहाँ उत्तराखंड में भी हो रही है, तो वो वाले कमिश्नर आपको याद रखने। जैसे पर्सी वंडम हो गए, उनके टाइम पे वन पंचायत, है ना। जब भारत छोड़ो, एक्टन कमिश्नर थे, जो एक्टन भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उनके समय में, एक्टन के समय में वो हो रहा था। तो उसके बाद के इन 6 कमिश्नरों के बाद के वही कमिश्नर आपको याद रखने हैं जिनके कार्यकाल में कोई बड़ी घटना हुई हो। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को डिकोड करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं गार्डनर, ठीक है। दूसरे हैं ट्रेल, तीसरे हैं गोबान, चौथे हैं आपके लुसिंग गटन, ठीक है। पांचवें हैं आपके बैटन, लास्ट हैं आपके रैमजे। ये लास्ट नहीं, ट्रिक के लास्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, गार्डनर, ट्रेल, गोबान, लुसिंगटन, बैटन, रैमजे, GTGLBR, ठीक है। आगे हम और पढ़ेंगे। अगर मैं उत्तराखंड की क्लासेस आपकी लूँगा तो तब मैं आपको प्रॉपर एक एक कमिश्नर के विषय में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कहानी की तरह से आपको समझा दूंगा। तो ये हमारे 6 कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट कमिश्नर। आ जाते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कहलाता था? तो इसका आंसर है हेनरी रैमजे साहब। हेनरी रैमजे साहब को कहते हैं कि इनको कुमाऊनी भी आती थी, कुमाऊनी भाषा, ठीक है। मुकुट रहित राजा भी कहते हैं इनको, है ना। प्रश्न में जैसे दे रखा है इसी की थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, मुकुट रहित राजा कहते हैं हेनरी रैमजे साहब। अच्छा, और क्या देखा आपने इनके विषय में? 1857 की क्रांति में प्रश्न बना था पिछले बार, पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में के किसी पेपर में था, यूकेपीएससी द्वारा बनाए गए, कि जब हमारे देश में क्या चल रहा था, 1857 की क्रांति चल रही थी, तब कुमाऊं में कमिश्नर कौन था? तो ये हेनरी रैमजे साहब थे, है ना। पटवारी जो व्यवस्था देखते हो, है ना, राजस्व पुलिस की, तो इसको लार्ज स्केल में फैलाने का कार्य भी किसने किया? राजस्व पुलिस को, है ना, हेनरी रैमजे ने, लार्ज स्केल।
अच्छा, एक फैक्ट आपको और बता देता हूँ, जो हमारे राज्य की जो पटवारी व्यवस्था है, यही आगे चल के और राज्यों में भी लागू होगी, है ना। जैसे आप राजस्थान में देखोगे, वहाँ पे भी पटवार, तो ये व्यवस्था जो यहाँ इन्होंने बनाई थी, ये बाद में और राज्यों में भी इम्प्लीमेंट हुई है। तो ये बहुत सारा फैक्ट हो गया इनके विषय में। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न में देखेंगे आप 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1944 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की संस्था की नींव कब रखी गई थी? किसने रखी थी? मतलब बोसी सेन जी ने इसकी नींव रखी थी। 44 इजी प्रश्न है। अगर आप अल्मोड़ा सीरीज आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं से जनपदों की, उसमें ये जरूर मेंशन होगा। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी नींव बोसी सेन द्वारा रखी थी, है ना। अच्छा, अब आ जाओ जरा अगले प्रश्न में देखते हैं 45वां प्रश्न कि कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा चार्ट बनाता हूं और आपने इस चार्ट को याद रखना है। ठीक है, थोड़ी सी जरा कहीं पे खाली स्पेस मिले तो यहाँ पे देखते हैं। चलो यहीं बना देते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ ट्रिकें हैं, ये आपने याद रखना है, कुमाऊं परिषद से संबंधित, है ना। ये 3 टाइप की मैं सारणी बना देता हूं। तो पहले में हम लिखेंगे कुमाऊं परिषद के क्या? कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। ठीक है, इससे पहले मैं बाहर लिख देता हूं वर्ष। अच्छा, वर्ष तो अंदर ही लिख लेंगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ष, कब कब हुए इनके अधिवेशन, और हेड किसने किया था, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये याद रख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे कुमाऊं परिषद, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि कुमाऊं परिषद बना कब? 1916 में। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की बात करें, ठीक है, उससे आपने कंफ्यूजन नहीं करना है इसको। अल्मोड़ा कांग्रेस बनी है आपकी 1912 में। 1916 में कौन बना है? कुमाऊं परिषद। अच्छा, वर्ष देख लेते हैं कब कब हुए अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन उनका 1917 में, 1918 में, फिर 1919 में तीसरा, 1920 में चौथा, 1923 में पांचवा, और 1926 में छठवां अधिवेशन। और इसके बाद 1926 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है ना इसका। अच्छा, अब देखो आप बोलोगे भैया बना तो ये कुमाऊं परिषद 1916 में, तो इसी साल अधिवेशन क्यों नहीं हुआ? तो एक बात बताइए, जब भी कोई संस्थान बनेगा तो उसकी पॉपुलैरिटी भी तो होनी चाहिए ना, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो कुमाऊं परिषद जब पहले 1916 में बना, तो 1916 प्रथम वर्ष से लेके 1917 तक इन्होंने प्रचार प्रसार करा कि हमने ये क्या एक संस्था बनाई है कुमाऊं परिषद करके। आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोकल मुद्दे जो वन पंचायतों के हैं, कुली बेगार से रिलेटेड हैं, जितने भी हमारे लोकल जो मुद्दे हैं उसको हम इस परिषद में डिस्कस करेंगे। अधिकांश अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हर एक अधिवेशन में कुमाऊं परिषद के कुछ ना कुछ डिसीजन लिए गए थे। अच्छा चलो, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अधिवेशन का स्थान कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से स्थान में हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे अल्मोड़ा। ठीक है, मैं आपको यही याद करा दूंगा। फिर आपका हल्द्वानी, ठीक है, फिर आपका कोटद्वार, चौथा है आपका काशीपुर, ठीक है, टनकपुर पांचवा, और रानीखेत। या अगर स्पेसिफिक जगह का नाम पूछेगा रानीखेत में तो गनिया तौली करके एक जगह है। कोशिश करिए आप भी मेरे साथ साथ ऐसे बनाते रहे और ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। अच्छा, अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता किस किसने करी है? जयदत्त जोशी जी ने प्रथम अध्यक्ष रहे, तारादत्त गहरोला जी सेकंड, है ना, बद्रीदत्त जोशी जी तीसरे, हरगोविंद पंत जी चौथे अध्यक्ष, है ना, बद्रीदत्त पांडे जी पांचवे, है ना, और लास्ट में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी
इसके अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। इनको आपने नोट डाउन करना है। अच्छा चलो, ये तो आपने सारे देखे ही होंगे, पर इसको याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्षों की ट्रिक बताता हूँ। 16 में बना, साल भर बाद अधिवेशन हुआ, फिर साल भर बाद +1 +1 +1, 4 वर्षों तक लगातार हुए हैं इसके अधिवेशन। फिर +3 करोगे तो 23, लास्ट में +3 करोगे तो 26। ठीक है, 4 के 17 18 19 20, इनमें तो क्या हो रहा है, लगातार हो रहे हैं अधिवेशन, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 17 18 19 20, फिर 3 साल और जोड़ोगे 23, 3 साल और जोड़ोगे 26। अच्छा, अब आप बोलोगे कि चलो वर्ष भी हमें याद हो गए, तो अध्यक्ष कैसे इसके याद करें। तो अध्यक्ष के याद करने के सबसे बेहतरीन ट्रिक है, ये मैंने खुद बनाई है, आप देखोगे तो ये ट्रिक ऐसी है। जय तारा बदरी हर बदरी बैरिस्टर मुकुंदी, है ना। बस ऐसे याद रखोगे, जय तारा बदरी 2-3 बार बोलोगे, 4-5 बार बोलोगे, आपको आराम से याद होता है। जय तारा बदरी हर बदरी बैरिस्टर मुकुंदी, जय तारा बदरी हर बदरी बैरिस्टर मुकुंदी, है ना। बस इसमें ये याद रखना है, जो बदरी जहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, तो बदरी में पहले आएंगे जोशी साहब बड़े भाई, है ना, और पांडे जी हैं छोटे भाई, तो ये लास्ट में। बस ये 2 हम कंफ्यूज भी करेंगे, तो इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया इसको कैसे याद रखना है। तो ये सारे अध्यक्ष हो गए इसके। अच्छा, अब बोलोगे आप कि भैया चलो अध्यक्ष भी याद हो गए, तो अधिवेशन के स्थान भी याद करा दो। तो अधिवेशन के स्थान याद करने हैं, तो इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, अल्मोड़ा, इसकी ट्रिक याद करोगे, अल्मोड़ा दानी, है ना। अच्छा, यहीं लिख देता हूँ, इस साइड लिखता हूँ, तब आपको इसीलिए याद रहेगा। यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ याद रखते हैं, अल्मोड़ा दानी को का टन रानी। ठीक है, एक अल्मोड़ा का दानी है कोई व्यक्ति, वो कोका कोला लेके आया है टन करके, किसके लिए, रानी के लिए। इसको याद रखोगे, अल्मोड़ा से अल्मोड़ा, दानी से हल्द्वानी, कोटद्वार से कोका में पहला जो को है वो कोटद्वार, बाकी दूसरा वाला काशीपुर, टा से टन से टनकपुर, रानी से रानीखेत या गनियातौली। ठीक है, तो ये हमारा कुमाऊं परिषद आपने देख लिया, ये हो गया आपका कुमाऊं परिषद, पूरा याद हो जाएगा आपको, होप। ठीक है, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज INA से संबंधित था। तो इससे संबंधित व्यक्ति हमारे राज्य में कौन है, क्या है, इनके बारे में बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्र सिंह नेगी जी। ठीक है, ऑप्शन में और भी देख लेते हैं कौन कौन दे रखे हैं। तो ऑप्शन में हमारे प्रथम जो ऑप्शन दे रखा है उसमें मेंशन किया हुआ है बलभद्र सिंह नेगी जी, बहुत ही महान शख्सियत, जिनकी वजह से आज हम देख रहे हैं गढ़वाल राइफल, है ना, इन्हीं की देन है। जब ये ब्रिटिशर्स के हाथ थे तो इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया था, और कैसे कमाया वो मैं बता देता हूँ आपको। एक ब्रिटिशर्स का एक युद्ध हुआ था अफगानों के साथ, ऐसे युद्ध हुए थे उनके अफगानों के साथ, तो ब्रिटिश अफगान वॉर में ये एज अ सैनिक थे, है ना, सैनिक थे। तो कहते हैं कि सैनिक से बहुत जल्दी ये और इनकी पदोन्नति हुई थी, 11 महीनों में इनको पदोन्नति कर दिया था। क्यों करी थी, क्योंकि ये एक्सीलेंट इनका परफॉर्मेंस थी, हर चीज में अव्वल दर्जे के व्यक्ति थे बलभद्र सिंह नेगी जी। कहते हैं कि जो ब्रिटिश अफगान वॉर हुई थी, इसमें ये जो अफगान के मरे हुए सैनिक थे ना, उन्हीं के साथ ये, जहाँ वो अफगान के सैनिक रहे होंगे उन्हीं के साथ ही लेट गए थे। तो क्या इन्होंने ऐसे भ्रमित करा उनके सिपाहियों को, उन्हें लगा कि अफगानी वेशभूषा में उनके साथ लेट गए। तो और जो जीवित अफगानी सैनिक थे वो जब चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, प्लान बना रहे होंगे वॉर के लिए कि हमें आगे क्या करना है, तो ये सारी योजनाएं उनकी सुन रहे थे। तो कहते हैं कि 7 दिन तक लगातार ये कहाँ उनके साथ रहे। तो जब फिर मौका मिलते ही ये ब्रिटिशर्स के खेमे में आ गए, जहाँ ये एज ए थे ही, सैनिक तो थे ही,
तो यहाँ जो इनका हेड था, ठीक है, जो व्यक्ति जो इनका ऑफिसर रहा होगा, उसके उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन बता दिया पूरा, किसका, अफगानियों का प्लान ऑफ एक्शन बता दिया कि आगे क्या क्या करने वाले। अच्छा, इससे पहले क्या था कि ये ऐसी वेशभूषा पहन के क्यों गए, क्योंकि जब ये अफगान वॉर हो रही थी स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक, 7 दिन तक कहते हैं, इससे पहले जब ये गए थे तो काफ़ी कुछ बहुत दिनों तक ये ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो गए थे। कमज़ोर मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी ब्रिटिशर्स की, हार रहे थे। तो जब ये योजना इन्होंने सुनी, इसके बाद बलभद्र सिंह नेगी जी ने इनको प्लान ऑफ एक्शन बताया क्या करना चाहिए अब हमें। उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों को, और जो गढ़वाली सैनिक इसमें साथ में थे, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और इनकी वाहवाही हुई बहुत ज़्यादा, और इनको बाद में एडीसी नियुक्त किया था। एडीसी अपॉइंटमेंट होती है एक, ठीक है, एडीसी नियुक्त किया था इनको बाद में। तो इतना बड़ा नाम बाद में इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि क्यों ना हमें गढ़वालियों को के लिए एक आप सेपरेट, ब्रिटिशर्स को बोला था कि एक सेपरेट आप हमारे लिए क्या क्या बनाओ, एक सेपरेट बना दो, एक जैसे राइफल्स है ना, गढ़वाल राइफल्स, इस टाइप की एक सेपरेट बना दो ताकि हमारे सैनिकों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि कुमाऊं है ना, और नेपाली और गढ़वाली सैनिक सारे एक साथ रिक्रूट होते थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था। जो गढ़वाल के लोग थे वो इजीली यहाँ पे रिक्रूट नहीं हो पाते थे। और नेपाली तो आपको पता है, नेपालियों का इतिहास कि 1815 से लेके 1790 से लेके 1815 तक इन्होंने यहाँ राज किया, दोनों जगह है ना। यहाँ गढ़वाल में 1804 से 1815 तक, कुमाऊं में यहाँ से। तो यहाँ बहुत टफ कंपटीशन होता है। फिर कहते हैं कि गढ़वाली सैनिकों को ये नेपालियों की सुननी पड़ती थी, ये सीनियर पोस्टों में होते थे। इस वजह से बलबंत सिंह नेगी जी थोड़ा उनको सही नहीं लगता था। इस वजह से जब ये एंग्लो अफगान वॉर में इन्होंने बहुत अच्छी मदद की थी अंग्रेजों की, तो क्या किया, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि क्यों ना सर आप हमारे लिए एक क्या करो, गढ़वाल राइफल्स अलग से बना दो। तो बलभद्र सिंह नेगी जी के बारे में हमने पढ़ लिया। दरबान सिंह नेगी जी कौन है, गब्बर सिंह नेगी जी, ये मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। दरबान सिंह नेगी के बारे में देख लेते हैं। दरबान सिंह नेगी जी कौन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले सैनिक, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले सैनिक, ठीक है। अच्छा, फेस टू सॉरी ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ फेस टू वर्ल्ड या ऐसे कुछ नाम है इस जगह का, जहाँ पे इन्होंने अपना बहादुरी दिखाई और इस वजह से इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। अब जब बात करी जाएगी गब्बर सिंह नेगी की, तो ये कौन है, मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गढ़वाल राइफल के सैनिक थे, ठीक है। अच्छा, इनको कहाँ मिला है, न्यू शैपल करके एक जगह थी फ्रांस में। अच्छा, ये तो पूछ लेते हैं कब मिला, जगह का नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। प्रश्न ऐसे घुमा के भी बन रहे हैं तो दोनों की जगह का याद रखना है। अच्छा, इसको याद रखना क्या, एक और ट्रिक है, अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं जगह के नाम, तो याद रखना गब्बर सिंह, न्यू चप्पल से याद रख सकते हो, बस इससे याद रखो, ये गब्बर सिंह नेगी जी न्यू चप्पल पहन के यहाँ पे लड़ाई करने गए थे, ठीक है। ये जस्ट याद करने के लिए, न्यू चप्पल, गब्बर सिंह नेगी। अच्छा, कहाँ के हैं गब्बर सिंह नेगी जी, ये हैं हमारे चंबा टिहरी। इनका बहुत एक अच्छा सा वहाँ पे क्या बना है, मेमोरियल टाइप का बना है। और चंबा में बीच चंबा मार्केट में इनका ऐसा मेमोरियल बना हुआ है, और यहाँ पर हर साल मेला लगता है, ठीक है, इन्हीं की याद में। तो आज के लिए बहुत है इतना। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कैसे लग रही क्लासेस। उत्तराखंड को मैं कोशिश करूँगा कि RO तक आप उत्तराखंड के सब्जेक्ट में महारथी बन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।